नमस्कार, नमस्ते सर। सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूं कि 5 मेंबर हैं, तो 4 मेंबर ज्वाइन हुए हैं। और अभी कि जैसे हमारी जो क्लास है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ये 3 दिन रहेगी। और 8 बजे शुरू होगी और 8 बजे से लेकर 9:15 या 9:30 जितने बजे तक है उस हिसाब से चलेगी। क्योंकि 9:30 बजे अभी मेरा एक और ग्रुप जो है चल रहा है, तो वो कंप्लीट होने की तरफ ही है। तो उसके बाद यदि मान लो और ज़्यादा टाइम होगा तो हम ले सकेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको जानकारी दूं कि आप सभी को मैंने मेल में जो है लेसन्स भेजे हैं। और अभी होरारी से संबंधित जो लेसन्स हैं वो अभी बाद में भेजूंगा, क्योंकि पहले हम कुछ विषयों को कर ले, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि स्टेप बाय स्टेप हमारा जो है ये पूरा चलेगा। तो बिल्कुल आपने देखा होगा कि मैंने जैसे कि ग्रुप में रिटर्न में मैंने आपको स्टार्टिंग में भेजा है, तो आपने वो पूरा देखा होगा और उसको आपको जो है उसमें क्लियर भी हुआ होगा। हो सकता है कुछ पॉइंट क्लियर ना भी हुए हों, तो फिर भी वो तरीका है एक, कि जैसे आप ग्रुप में पहले एक उस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, उसके बाद क्लास में मैं उसके ऊपर जो है एक बार पूरा बताऊंगा, फिर उस पर जो है पॉइंट्स जो भी डिस्कशन है वो भी हो सकेगी। तो उसके बाद फिर इसी लेसन से संबंधित मेरा एक और वीडियो भी है, वो भी मैं ग्रुप में भेजूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। और जो भी हमारी ऑनलाइन क्लास का वीडियो होगा वो आपको मैं जो यूट्यूब है वहाँ पर वो ऐड हैं, और आपके मेल पर उसका लिंक आ जाएगा, तो वहाँ से आप इजली पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसा कि सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा मुझे अगर वैसे हमने फर्स्ट क्लास में थोड़ी सी हमने इंट्रोडक्शन भी की थी जिसमें जानकारी मिली थी, तो मैं ज़्यादा समय को ना करते हुए क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करूँगा, क्योंकि साथ के साथ आपको मैं सॉफ्टवेयर के विषय में भी बता दूँ जो सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया है और पूरे सिलेबस में यूज़ होगा। तो सबसे पहले तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये KP Star 1 सॉफ्टवेयर है, और इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है पूरी क्लासेस मैं आज तक पढ़ाता आया हूँ। पहले ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री था, लेकिन अब ये वार्षिक मूल्य उन्होंने इसका जो है 1650 रुपये रखा है। और जो रेगुलर उनके कस्टमर हैं उनको 1500 में भी देते हैं। बाकी जैसे आपके जो मेल आईडी हैं, तो KP Star 1 सॉफ्टवेयर के वहाँ पर टीचर्स के लिए जो एक सुविधा है कि वो मेल आईडीज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जैसे जो मेल आईडी मैं ऐड ऑन करूँगा उनको फिर वो 1500 ही, मतलब 1500 वार्षिक में ही वो देंगे। तो मतलब 150 रुपीज़ का एक छोटा सा डिस्काउंट है, ये कह सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है एज ए, क्योंकि देखिए क्या है कि 1 साल का इसका जो वार्षिक खर्च है, और यदि मान लीजिए कोर्स करते हैं और उसके बाद भी हमें प्रैक्टिस करनी है, तो 1 साल का समय जो है काफ़ी है। बजाय कि हम पहले ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर ख़रीद कर बैठ जाएं 25,000 का, 30,000 का, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है आपके पास सॉफ्टवेयर पहले से हो, और उसके अलावा यदि मान लो ये कोर्स करने के बाद 1 साल इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद यदि आप इस सॉफ्टवेयर को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। नहीं तो फिर उसके बाद जो है आप कोई भी सॉफ्टवेयर आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर जैसे जैसे हम कोर्स करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो आइए हम सबसे पहले तो जो है अब पहले शुरुआत करते हैं पहले लेसन की तरफ, जो मैंने आपको भेजा भी था और जिसका
मैंने क्लास में जो ग्रुप में लिखित रूप में भी भेजा है। तो मैं सबसे पहले आपको जो जानकारी देना चाहता हूँ कि देखिए कि जो ज्योतिष विद्या है उसमें हम भविष्य कथन को ही प्रमुख मानते हैं, और ये फलादेश से परिपूर्ण होनी चाहिए। यदि हम बात करें कि हम बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं या गए भी हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर जो है बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत सटीक बताते हैं, और हम उनसे इम्प्रेस भी होते हैं। और यहाँ तक कि जातक की जो एक्चुअल लाइफ में जो उसकी गतिविधियाँ चल रही होती हैं उसके बारे में भी वो बहुत अच्छा बताते हैं, और हम हैरान होते हैं कि वो जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत से एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं कि जो इस प्रकार की बातें बताते हैं कि वो डराने वाली बातें होती हैं, या किसी को बिल्कुल ही जैसे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा उस तरह से डराने वाली स्थिति में ले जाते हैं, या किसी का समय खराब चल रहा होता है तो और वो डराने वाली स्थिति में या डरने वाली स्थिति में चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष में हम भविष्य कथन को प्रमुख मानते हैं और फलादेश से ये परिपूर्ण होनी चाहिए। शब्दों के जाल बुनकर तथा विभिन्न तर्क देकर शब्द छल करने वालों का फलादेश से कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि आपका ये समय खराब है, वो समय खराब है, और ये आपके उपाय होंगे, तो हज़ारों के उपाय बता दिए जाते हैं या रतन बता दिए जाते हैं। तो वहाँ पर जो जातक गया होता है वो जो फीस उसने खर्च की होती है 500, 1000, 1100, 2500 या जो भी है, तो बाद में उसको ये लगता है कि इतने पैसे खर्चने पर भी उसको कोई तसल्ली नहीं होती, और वो फिर उपायों के पीछे चला जाता है। देखिए, कृष्णामूर्ति पत्ती के विषय में मैंने कुछ प्रारंभिक जानकारियाँ भी दी थी इंट्रोडक्शन क्लास में, तो यहाँ पर भी मैं जो है कुछ थोड़ी सी वो जानकारियाँ जो है दोबारा से एक बार आएंगी, उसके साथ ही हम जो है विषय की ओर भी बढ़ेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जब कोई जातक आता है, या मान लीजिए हम जातक के रूप में किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो इसलिए जाते हैं या तो समय अनुकूल नहीं होता, या कोई कार्य ना हो रहा हो, या फिर कोई कार्य विलम्ब से हो रहा हो। तो ऐसे में हम उससे ये पूछने जाते हैं कि वो कार्य कब होगा। अब यदि मान लो जो चल रही दशा है, यदि वो दशा उस हिसाब से यदि उस कार्य के विषय में दर्शा रही हो, तो हम कहते हैं कि इस दशा में कार्य हो सकता है। लेकिन उस महादशा में भी कई अंतर्दशाएं आती हैं, तो किस अंतर्दशा में कार्य होगा? तो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा जो है उसके विषय में हम उस कार्य के विषय में जो है देखते हैं। अब यहाँ पर विषय बहुत प्रकार के हैं। यदि हम बात करें तो विषय, यदि हम 1 से लेकर 12 भावों की बात करें, तो पहला भाव जो लगन है, तो लगन से हमारा शरीर होता है। तो यानी कि लगन से जुड़ने वाले किसी भी प्रकार के प्रश्न, शरीर से जुड़ने वाले किसी भी प्रकार के प्रश्न, किसी जातक का ओहदा क्या है, किसी जातक की पर्सनैलिटी क्या है, वो किस प्रकार का उसका व्यवहार हो सकता है, या क्या उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी जो सेहत से संबंधित है तो क्या वो है, तो उसके लिए हम लगन को देखते हैं। दूसरा भाव जो है वो हमारा धन का भाव है, परिवार का भाव है, हमारे मुख का भाव है, और हमारी प्रथम शिक्षा का भी भाव है। दूसरा भाव धन, परिवार, हमारे मुख का, हमारी प्रथम शिक्षा जो हम माता से बोलना सीखते हैं। जैसे हम पहले शब्द उच्चारण जो करते हैं, जैसे कोई बच्चा जो है वो पहले जो शब्द उच्चारण करता है वो अपनी माँ से बोलना सीखता है, तो प्रथम शिक्षा जो है वो एक तरह से माता से होती है। तो दूसरा भाव जो है धन, परिवार, मुख, इन सब बातों के लिए जाना जाता है। हालांकि यदि हम बात करें तो कृष्णामूर्ति पत्ती में दूसरी शादी के लिए भी दूसरा भाव देखा जाता है, वो आगे का विषय है, उसको आगे हम बताएंगे। उसके बाद बात आती है तीसरे भाव की। कालपुरुष कुंडली में तीसरे भाव में मिथुन राशि आती है जिसका स्वामी बुध है। अब तीसरा भाव जो होता है ये छोटे भाई बहनों का होता है। तीसरा भाव जो होता है छोटी मोटी यात्राओं का होता है। तीसरा भाव जो होता है हमारे कम्युनिकेशन का होता है। अब देखिए, जैसे कि तीसरा भाव
हमारे शोल्डर्स हैं, हमारे बाजू हैं, तो हम ये भी कहते हैं कि हमारे जो भाई हैं, हमारे भाई बहन जो है हमारी ताकत है। तो तीसरा भाव जो है हमारी ताकत का है, तो हमारे भाई बहन जो हैं अक्सर हम कहते हैं कि ये हमारी ताकत है। तो तीसरे भाव को भी कई प्रकार के विषयों में देखा जाता है। अभी मैं आपको जैसे सिर्फ एक प्रारंभिक जानकारी दे रहा हूँ, तो जस्ट ये प्रारंभिक जानकारी है, हालांकि ये विषय आगे बार बार आएंगे जो जो हम भाव करेंगे उनसे संबंधित। और उसके अलावा जो अभी मैं स्टार्ट करूँगा वो इस प्रारंभिक जानकारी देने के बाद ही स्टार्ट करूँगा। तो तीसरा भाव जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन का है, छोटे भाई बहनों का है, छोटी मोटी यात्रा का है। तो तीसरा भाव जैसे कि चौथे का व्यय भाव है, तो अपने स्थान परिवर्तन का भाव है, घर को बेचने से संबंधित का भाव है, प्रॉपर्टी वाहन आदि के। तो ये इस प्रकार से इस भाव को हम देखते हैं। उसके बाद बात आती है चौथा भाव। अब चौथा भाव है जो मुख्य रूप से हम माता का भाव यानी कि मदर हाउस हम मानते हैं। चौथा भाव माता का। चौथा भाव ही हमारी प्रॉपर्टीज़ और हमारे वाहन का होता है। इसके अलावा चौथा भाव जो है ये शिक्षा का होता है, एजुकेशन का होता है। वैदिक ज्योतिष में पंचम भाव को शिक्षा और ज्ञान के रूप में लिया गया है, लेकिन कृष्णमूर्ति पत्ती में जो है चौथा भाव शिक्षा का। देखिए दूसरा भाव जो है प्रथम शिक्षा जो माता से, तीसरा भाव जो है लेखन, हमारी जो राइटिंग स्किल्स हैं, जो लेखन कार्य हैं, वो तीसरा भाव पर, क्योंकि तीसरा भाव पब्लिकेशन का भी है, ये प्रिंटिंग प्रेस आदि का भी है, मीडिया का भी है, क्योंकि बुद्ध है ना स्वामी। तो चौथा भाव जो है ये शिक्षा जो हम स्कूल से प्राप्त करते हैं, और पंचम भाव वो शिक्षा है जो ज्ञान हमें मिलता है, जो अंतरात्मा से ज्ञान हमें मिलता है, जो ज्ञान हमें यानी कि किसी प्रकार का, जो बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ही ज्ञानी होते हैं, चाहे वो छोटे रूप में हो यानी कि बचपन में हो या कोई यंग हो। क्योंकि एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो शिक्षित होगा, चौथा भाव जैसे शिक्षा का है, नवम भाव उच्च शिक्षा का है, तो जो शिक्षित होगा ज़रूरी नहीं है कि वो ज्ञानवान हो, और जो ज्ञानवान होगा ज़रूरी नहीं है कि वो शिक्षित हो। क्योंकि बहुत से साधु संत जो बहुत गूढ़ ज्ञान की बातें करते हैं तो वो कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, कई बार उनको बात करने की बिल्कुल भी वो हम कह सकते हैं कि उसको तहजीब नहीं होती या तमीज़ नहीं होती। तो यानी कि इस अंतर को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चौथा भाव जैसे कि माता का, भूमि का, वाहन का, शिक्षा का, इस प्रकार से। पंचम भाव जो है ये संतान का भाव होता है, एक आत्मा से दूसरी आत्मा का निर्माण, क्योंकि पंचम भाव क्या है, वो गर्भ है। तो प्रेगनेंसी जो है वो पंचम भाव से होती है, एक आत्मा से दूसरी आत्मा का निर्माण, तो इसलिए पंचम भाव जो है संतान का भाव है। अब जैसे कि चौथा भाव जिसको हम हार्ट के लिए भी देखते हैं, चौथे या दशम भाव को हार्ट के लिए, पंचम भाव को भी आत्मा का स्थान जो है हम एक तरह से मानते हैं। तो पंचम भाव जो है वो संतान का, एक आत्मा से दूसरी आत्मा का निर्माण, लगन से जाति का या महिला, तो पंचम भाव उसका गर्भ, इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। और पंचम भाव जो है खेल का भी है, शेयर्स का भी है, जुए सट्टे का भी है, तो इनसे भी जुड़ा हुआ जो है पंचम भाव है। उसके बाद बात आती है छठे भाव की। अब छठा भाव जो है मुख्य रूप से हम इसमें जो देखते हैं रोग शत्रु कर्ज और इसके अलावा नौकरी। अब नौकरी इसलिए क्योंकि लगन से हम स्वयं हैं। सप्तम भाव से यदि हम नौकरी कर रहे हैं तो वो हमारा जो बॉस है या जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या जो ओपोनेंट है, जिसके साथ हमने रोज़ उसको जाकर जो है अपनी रिपोर्ट देनी या किसी भी प्रकार से, क्योंकि ओपोनेंट हो गया। लगन से हम स्वयं हैं। सप्तम भाव वो भाव है जिसके साथ हम किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं, व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर छठा भाव इसलिए नौकरी का, क्योंकि सप्तम भाव यदि ऑनर का है तो वो हमें जो सैलरी देगा वो उसका व्यय भाव होगा, यानी कि सप्तम भाव उसका लगन हुआ, और यहाँ से उसका ये जो है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12वां भाव बना, तो व्यय भाव हुआ, और ये हमारी प्राप्ति हुआ। छठा भाव हमारी प्राप्ति, तो छठा भाव जो है रोग शत्रु कर्ज नौकरी का। सप्तम भाव जो है जीवन साथी का। सप्तम भाव जैसे कि अभी बताया, जिसके साथ हम लेन देन करते हैं, किसी भी प्रकार का लेन देन, चाहे वो हम किसी के साथ कोई जैसे बिजनेस के मामले में हो, या हम कहीं किसी शॉपकीपर के पास गए हैं, वहाँ पर हम कुछ सेल परचेज़ कर रहे हैं, या मतलब जो भी, तो वो लेन देन हो गया। और सप्तम भाव ही हमारे जीवन साथी का भाव है, वो जीवन साथी जो जिससे हमें सुख मिलता है और जिसकी समाज में जो है मान्यता होती है, वो जीवन साथी। इसके अलावा सप्तम भाव पार्टनर का भी होता है, पार्टनरशिप का भी होता है। तो सप्तम भाव जो है वो व्यापार का, पार्टनर का, जीवन साथी का, जिससे हम लेन देन करते हैं, हमारा व्यवहार होता है वो। इसके साथ ही सप्तम भाव जो है मारक भाव भी होता है। दूसरा भाव और सप्तम भाव जो है ये मारक भाव होते हैं जब लगन शरीर या अत्यधिक कोई बीमारी या कोई सीरियसली कोई हॉस्पिटलाइज हो या दुर्घटनाग्रस्त हो, तो ऐसे में दूसरा और सप्तम भाव जो है मारक भाव हैं। और ये क्यों हैं? क्योंकि पहला, तीसरा और आठवां भाव जो है ये आयु के एक तरह से बढ़ाने वाले भाव के रूप में देखे जाते हैं। तो अष्टम भाव का व्यय भाव हो गया सप्तम भाव, और तीसरे भाव का व्यय भाव हो गया दूसरा भाव, इसलिए दूसरा और सातवां भाव जो हैं ये मारक भाव हैं। तो सप्तम भाव के विषय में भी आपको पता चला कि जीवन साथी का, व्यापार का, जिसके साथ हम लेन देन करते हैं, ओपोनेंट का, तो इन सब बातों के लिए। उसके बाद बात आती है अष्टम भाव की। अष्टम भाव को आयु मृत्यु का भाव भी कहते हैं। अष्टम भाव को यदि हम बात करें तो एक ऐसी इनकम, मतलब कि वो इनकम जो बिना किसी मेहनत के प्राप्त हो, या फिर वो इनकम जो किसी दुख के साथ प्राप्त हो, या वो इनकम जो बहुत लंबे समय तक जो है हमें उसके बाद प्राप्त हो। वो इनकम कौन कौन सी होती है? अष्टम भाव जो है वो, जैसे हम इसको रुकावट का भाव भी मानते हैं, दुख का भाव भी मानते हैं, घातक भाव भी मानते हैं। अष्टम भाव जैसे मैंने आपको बताया कि वो इनकम जो अनअर्न्ड इनकम, यानी कि इंश्योरेंस से मिलने वाला पैसा, बीमे से मिलने वाला पैसा, ऐसा पैसा जिसके पीछे कोई ना कोई नुकसान हो, चाहे वो जीव का नुकसान हो, चाहे वो किसी निर्जीव का नुकसान हो, यानी कि कोई मशीनरी या जिसकी हमने इंश्योरेंस कराई हो, या गाड़ी जिसकी हमने इंश्योरेंस कराई हो। जीव यानी कि जो कोई मेंबर हो, उसकी किसी प्रकार की क्षति से जो मतलब कि इंश्योरेंस मिले, या स्वयं की क्षति से जो इंश्योरेंस मिले, तो अष्टम भाव जो है अनअर्न्ड इनकम। और अष्टम भाव जो है छुपे हुए, जैसे कईयों के छुपे हुए कार्य होते हैं, 2 नंबर के कार्य होते हैं, अंडर द टेबल मिलने वाला पैसा, यानी रिश्वत का पैसा जो है उसको भी हम कहते हैं, मतलब इसमें देखते हैं। तो अष्टम भाव इससे भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद बात आती है नवम भाव की। नवम भाव क्या है? धर्म भाग्य यात्रा। तो 1 5 9 ये त्रिकोण है, ठीक है। 1 से पंचम, एक आत्मा से दूसरी आत्मा का निर्माण। तो नवम भाव जो है ये हम पिता का भाव मानते हैं, क्योंकि 1 5 9, तो जो जातक है उसके लिए नवम भाव पिता का, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी एक तरह से पिता का जो है अंश एक तरह से हम जो है उसको मानते हैं। नवम भाव धर्म भाग्य यात्रा, इसके साथ लंबी दूरी की यात्रा, इसके साथ हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा, उसके लिए भी नवम भाव को देखते हैं। उसके बाद बात आती है दशम भाव की। दशम भाव क्या है? दशम भाव जो है मान सम्मान, कर्म, प्रोफेशन, उसके लिए हम देखते हैं। हमारा ओहदा, हमारा जो प्रेस्टीज है। दशम भाव जो है ये सरकार का भाव है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी मंत्री वर्ग हैं या जो भी उच्च अधिकारी वर्ग हैं वो दशम भाव के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए दशम भाव जो है मान सम्मान का, राजनीतिक गलियारा, इस तरह से। और 11वां भाव जो है
आय लाभ यश, आय लाभ यश, इसके अलावा बड़े भाई बहन, इसके अलावा जो हमारे मित्र हैं वो भी, 11वां भाव। उसके बाद बात आती है 12वां भाव। अब 12वां भाव जो है ये अच्छे चीज़ों के लिए भी है तो बुरी चीज़ों के लिए भी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि लगन का व्यय भाव है, और 12वां भाव जो है ये लगन का व्यय भाव होने से हर प्रकार की परेशानी, नुकसान इसको दर्शाता है, जेल को दर्शाता है, अस्पताल को दर्शाता है, उसके साथ साथ ही विदेश को भी दर्शाता है, विदेश को, मेडिटेशन को या अज्ञात स्थान को, इसको जो है 12वां भाव जो है दर्शाता है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 12 भाव जो हैं इस प्रकार से ये कई प्रकार की स्थितियों के लिए जो हैं देखे जाते हैं। तो यहाँ तक आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो यहाँ तक, नहीं तो हम आगे बढ़ें। अभी मैं आपको बिल्कुल ही प्रारंभिक जानकारी दे रहा हूँ। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, किसी का यदि कोई नहीं प्रश्न है। अब देखिए, क्योंकि अभी मैं आपको प्रारंभिक जानकारी दे रहा हूँ तो थोड़ी सी जानकारी मैं इस विषय के ऊपर भी दे दूँ कि कृष्णामूर्ति पत्ति में किस प्रकार से हम जो है विषयों को देखते हैं, तो थोड़ा सा उसके विषय में भी आपको पता चले, और ताकि मैं फिर आगे हम लेसन्स की तरफ बढ़ें। देखिए, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास यदि कई प्रकार की कुंडलियाँ आ जाएं, जैसे कि मेष लगन की ही मान लीजिए 10, 12, 15 कुंडलियाँ आ जाएं, तो हम ये तो देखेंगे कि मान लो ये 2 फरवरी 2023 को लगभग लगन जो है मेष लगन, यदि हम बात करें कितने बजे शुरू हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 फरवरी 2023 10:44 पर जो है मेष लगन शुरू हुआ। ये आपको सभी को स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा है ना? हाँ सर जी। तो अब ये लगन 10:44 पर शुरू हुआ, तो इसके बाद ये कब तक चला ये हम देखते हैं। बारह बजकर 17 और देखिए, अब ध्यान दीजिए कि 10:44 से लेकर 12:17 के दरमियान यदि मैं कहता हूं कि बहुत से बच्चों का जन्म हुआ हो, और मान लीजिए लुधियाना में ही हुआ हो, तो सभी की जो लगन कुंडली है बिल्कुल इसी तरह से बनेगी। तो अंतर हमें कहाँ पर पता चलेगा? अंतर हमें एक तो उसके समय के अनुसार पता चलेगा, लेकिन फिर भी लगन कुंडली तो वही है। तो यहाँ पर क्योंकि लगन कुंडली है तो लगन का स्वामी तो मंगल ही है, लेकिन उस लगन के अंतर्गत जो नक्षत्र आते हैं, क्योंकि ये अभी मैं सिर्फ प्रारंभिक जानकारी दे रहा हूँ, तो मेष लगन के अंतर्गत केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र आते हैं। केतु का नक्षत्र पूरा आता है 13 डिग्री 20, शुक्र का भी 13 डिग्री 20 पूरा नक्षत्र आता है, सूर्य का जो है 3.25 डिग्री आता है। तो एक तो अंतर ये पता चलेगा कि मेष लगन के अंतर्गत किसी का जन्म यानी कि केतु के नक्षत्र में हुआ है। मैं यहाँ पर ऊपर इसको लेकर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी का जन्म यानी कि राशि स्वामी मंगल और नक्षत्र केतु, तो किसी का जन्म राशि स्वामी मंगल नक्षत्र शुक्र, और किसी का जन्म राशि स्वामी मंगल। सर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन है ना सर? जी बिल्कुल। तो किसी का जन्म राशि स्वामी मंगल और नक्षत्र सूर्य पर हुआ, तो एक कैटेगरी तो हमें ये पता चली कि मेष लगन के अंतर्गत केतु, शुक्र, सूर्य के नक्षत्र आते हैं। तो ये हमें एक तरह से 3 प्रकार के विभाग मिले।
यानी कि राशि स्वामी मंगल, लेकिन नक्षत्र किसी का केतु, किसी का शुक्र, किसी का सूर्य हो सकता है। लेकिन उसमें भी एक और चीज़ है कि जैसे मेष लगन के अंतर्गत केतु का नक्षत्र, अब यहाँ पर आप ये देखिए कि ये मंगल राशि स्वामी नक्षत्र केतु, उप नक्षत्र केतु। अब उप नक्षत्र पर ध्यान दीजिए, मंगल केतु केतु, मंगल केतु शुक्र, मंगल केतु सूर्य, मंगल केतु चंद्र, मंगल केतु मंगल, मंगल केतु राहु, मंगल केतु गुरु, मंगल केतु शनि। तो ये आप देख सकते हैं कि मंगल केतु शनि और फिर मंगल केतु बुध। तो यानी कि जहाँ पर मेष लगन के अंतर्गत हम सिर्फ एक केतु नक्षत्र को देख रहे थे, अब उप नक्षत्र पर देखिए कि कितना फर्क पड़ गया। यानी कि केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, 9 के 9 ग्रहों के जो हैं उप नक्षत्र आ गए। तो यानी कि अब किसी का जन्म मेष लगन में हुआ और केतु के नक्षत्र में हुआ तो वहाँ पर भी 9 विभाग आगे बन गए। किसी का उपनक्षत्र जो है केतु, किसी का जो है शुक्र, किसी का सूर्य, किसी का चंद्र, किसी का मंगल, किसी का राहु, किसी का गुरु, किसी का शनि और किसी का बुध। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि ये जो 10:44 से मेष लगन शुरू हुआ था और यहाँ पर मंगल केतु बुध 11:23 तक 9 तरह के ये विभाग बने उप नक्षत्र पर। और यदि उप नक्षत्र की बात करें तो आप ये देखेंगे कि मंगल केतु जब हमने लिया, मंगल केतु तो उसमें उप नक्षत्र देखिए, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। और जब मंगल केतु शुक्र फिर शुक्र सूर्य चंद्र मंगल, तो यानी कि उप नक्षत्र पे भी कितने विभाग बन गए। अब आपको मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये तो मैंने आपको सिर्फ मेष राशि और केतु नक्षत्र के विषय में बताया, जहाँ उप नक्षत्र 9 उप नक्षत्र विभाग बने, तो फिर आगे हर उप नक्षत्र में भी विभाग बने। अब किसी का जन्म 10:46 पर हो तो मंगल केतु बुध, किसी का 10:47 पर हो मंगल केतु शुक्र, किसी का 10:48 पर हो मंगल केतु शुक्र सूर्य। तो ये अंतर देखो अब कितने सेकंड्स के बाद आपको यहाँ पर ये अंतर जो है दिखाई देगा। तो यानी कि जब हम बात करते हैं कि 2 जुड़वा बच्चों का जब जन्म होता है उनमें 5 मिनट का अंतर होता है, 7 मिनट का अंतर होता है या 10 मिनट का अंतर होता है, तो वो कुंडली कितनी बदल जाएगी। तो इसलिए एक ही समय में, या यूँ मान लीजिए कि एक ही लगन में जन्म लिए हुए जो बच्चे हैं उनमें कितना अंतर आ जाएगा, ये हमें यहाँ पर कितने सही तरीके से पता चलता है। तो इसलिए जब हम कोई भी विषय देखते हैं कृष्णमूर्ति पत्ति में, अब जैसे आप देख रहे हैं अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो मैंने लगन दिखाया था आपको, जैसे मंगल केतु शनि शुक्र। तो यानी कि जिस समय ये मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ 2 फरवरी 2023 को 11:15 सुबह लुधियाना में, तो उसका लगन का स्वामी मंगल, लगन का नक्षत्र स्वामी केतु, लगन का उप नक्षत्र स्वामी शनि और लगन का उप नक्षत्र स्वामी शुक्र। तो ये लगन के को रूलर्स हैं, 1 से 12 भावों के ये को रूलर्स हैं सभी। अब किसी का हमें यदि मान लो किसी भी विषय के ऊपर हम कोई प्रॉमिस देखते हैं या कोई भी विषय देखते हैं, तो जो वो विषय है उसके उप नक्षत्र के द्वारा हम प्रॉमिस देखते हैं कि वो कुंडली में उसका प्रॉमिस है। यदि प्रॉमिस है तो फिर कौन सी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में वो कार्य हो सकता है, वो हम देखते हैं।
जैसे मान लीजिए कोई विवाह के बारे में पूछने आ रहा है, तो हम जानते हैं कि सप्तम भाव जो है विवाह का मुख्य भाव है, लेकिन कृष्णमूर्ति पत्ति में सिर्फ एक भाव से बात नहीं बनती, सहायक भावों को भी हम देखते हैं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो इसलिए सप्तम भाव यदि मुख्य भाव शादी का है, तो शादी होने के बाद परिवार में एक मेंबर की बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। तो दूसरा भाव परिवार का, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का है ना, तो परिवार में एक मेंबर की बढ़ोतरी हुई, तो शादी का मुख्य भाव सप्तम भाव, सहायक भाव हुआ दूसरा भाव। और शादी होने की इच्छा, तो इच्छा जो है वो 11वां भाव, फुलफिलनेस ऑफ डिज़ायर्स, 11वां भाव इच्छा का, लाभ का, किसी भी कार्य के लिए जो लाभ है वो 11वां भाव। अब कईयों की प्रेम विवाह होता है तो पंचम भाव प्रेम का जुड़ेगा। तो यानी कि सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी, यदि किसी के कुंडली में हम प्रॉमिस देखते हैं सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी गुरु है, तो गुरु क्या 2, 7, 11 में से किसी का सिग्निफिकेटर बन रहा है, या किसी का सूचक बन रहा है, या किसी का कारेश बन रहा है। ये हम 3 शब्द लेते हैं, या तो सिग्निफिकेटर्स, या सूचक, या कारेश। कारेश का मतलब ये होता है जो कार्य को कर सके। तो ये अभी मैं सिर्फ प्रारंभिक जानकारी दे रहा हूँ। इसके बाद सप्तम भाव, जैसे विवाह का मैंने आपको बताया, तो सप्तम भाव भी व्यापार का है। अब मान लीजिए कोई आता है मुझसे पूछता है क्या मैं व्यापार कर सकता हूँ, तो अब सप्तम भाव व्यापार का है, तो दूसरा भाव धन का है, दशम भाव प्रोफेशन कर्म का है, और 11वां भाव लाभ का है। तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 7, 2, 10, 11 में से किसी का या अधिकतर का कारेश होगा तो व्यापार का प्रॉमिस होगा। और व्यापार वो कब करेगा? 2, 7, 10, 11 इन भावों के कारेश ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। इनके विषय में भी मैं आगे बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। प्रश्न कोई भी हो, उसके मुख्य और सहायक भाव होंगे। आप कोई किसी पॉइंट के ऊपर पूछना चाहते हैं कि जैसे हम बात करते हैं शिक्षा की, मैंने आपको बताया चौथा भाव शिक्षा का होता है, तो चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 4, 11 भावों का अच्छा मतलब सबल कारेश हो तो शिक्षा का प्रॉमिस होगा। और इन्हीं भावों के कारेश ग्रहों की दशांतर दशा में, या फिर जो दशा चल रही हैं यदि वो 4, 11 के कारेश होंगे तो शिक्षा अच्छी होगी। लेकिन ये तो मैं आपको पॉजिटिव भाव बता रहा हूँ, जैसे शादी का आपको बताया। अब शादी का सप्तम भाव मुख्य भाव है, तो उसका व्यय भाव क्या है? छठा भाव तलाक का, जीवन साथी से अलग होने का, अलगाव का। दूसरा भाव परिवार का, तो उसका व्यय भाव है पहला भाव, तो परिवार का व्यय भाव, तो यानी कि पहला भाव भी जो है वैवाहिक जीवन में कमी कर सकता है। उसके साथ साथ 11वां भाव लाभ का है, तो इसका व्यय भाव है दशम भाव, तो वैवाहिक जीवन में यदि ये भाव एक्टिव हो तो ये कमी कर सकता है। यानी कि 1, 6, 10 ये भाव एक्टिव हों, ये वैवाहिक जीवन में दुख, क्लय, क्लेश। और इसके साथ साथ यदि 8 और 12 भाव, 8वां भाव होता है ऑब्स्ट्रक्शंस का, रुकावटों का, 12वां भाव होता है परेशानियों का, यानी कि 1, 6, 8, 10, 12 ये भाव एक्टिव होंगे तो वैवाहिक जीवन दुखमय होगा। चल रही दशा में ये भाव एक्टिव होंगे, वैवाहिक जीवन दुखमय होगा। अब वैवाहिक जीवन कई प्रकार से दुखमय हो सकता है, या तो पति पत्नी की आपस में ना बनती हो, या फिर पति पत्नी में से कोई बीमार हो, या फिर पति पत्नी में से कोई जीवित ना रहे। तो वैवाहिक सुख में तो कई प्रकार से कमी आ सकती है। तो कोई भी मुख्य भाव है, कोई भी सहायक भाव है यदि किसी विषय का, तो उसका व्यय भाव जो है उसका नुकसान वाला भाव है। कोई भी किसी भी प्रकार का विषय हो। अब यदि मान लो कोई मेरे पास आकर कहता है, पूछता है जी नौकरी मेरी जो है छूटे हुए 5-6 महीने हो गए और अभी तक नौकरी नहीं मिल रही, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। मेरे दिमाग में उसी समय आ जाता है कि इसके ज़रूर दशा में
1, 5, 8, 9, 12 ये भाव एक्टिव होंगे। वो इसलिए कि छठा भाव नौकरी का है तो पांचवा उसका व्यय भाव है, दशम भाव कर्म प्रोफेशन का है तो नवम भाव उसका व्यय भाव है, आठवां भाव वैसे ही रुकावट का है, 12वां भाव वैसे ही परेशानी का है। तो कहने का मतलब ये है कि विषय कोई भी हो, कृष्णमूर्ति पत्ति में यदि जब अगर मेरे से कोई जिस विषय के बारे में आकर पूछता है तो फिर मेरी नज़र जो है वो जो भाव है उस विषय के अनुसार उन भावों पर जाती है। शादी के लिए आकर पूछेगा तो सप्तम भाव मुख्य भाव शादी का हुआ, व्यापार के लिए आगे पूछेगा तो मैं फिर सप्तम भाव को जो है व्यापार की नज़र से देखूंगा, ठीक है। और यदि हॉस्पिटलाइज हो, कोई बहुत दुर्घटनाग्रस्त होकर, तो सप्तम भाव को मैं फिर मारक भाव के रूप में देखूंगा। तो नज़रिया बदल जाएगा, विषय के अनुसार कुंडली को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। जहाँ पर छठा भाव नौकरी का है वहीं पर छठा भाव तलाक का भी है, वहीं पर छठा भाव जो है वो कोर्ट केस का भी है, रोग का भी है, दुश्मन का भी है, शत्रु का भी है। तो इस प्रकार से तो कृष्णमूर्ति पत्ति में हम ये मानते हैं कि कोई ग्रह शुभ नहीं, कोई ग्रह अशुभ नहीं। जो ग्रह हमें अच्छा फल दे वो शुभ है और जो अच्छा फल ना दे वो शुभ है। अब हो सकता है जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं राहु की महादशा चल रही है। अब राहु की महादशा चल रही हो तो ऐसे में क्या होता है कि अक्सर लोग घबरा जाते हैं राहु का नाम सुनकर कि राहु है तो पता नहीं क्या, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है। राहु एक अच्छा पॉलिटिशियन भी बना देता है, अच्छे कईयों को तो राहु जो है ऊंचाइयों पर ले जाता है। और कई बार राहु की दशा में कोई बहुत परेशान होता है। उदाहरण के तौर पर एक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि कोई बच्चा बहुत डरता हो और वो ये कहता हो कि मैं उस कमरे में नहीं जाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है कोई वहाँ पर है, या वो कहता है कि मैं वहाँ पर बैठा था मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है, या कोई भी चाहे वो बच्चा ना हो कोई बड़ा हो, कोई ये कहे कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे था या मेरे इधर से होकर गया या इस तरह से, तो यानी कि एक उसको ऐसा लगता है जैसे कोई साया है उसके साथ ना, या ऊपरी साया या वॉट एवर जो भी है। तो आप ये देख लीजिएगा कि उसकी चल रही दशा में राहु या तो महादशा के रूप में या अंतरदशा के रूप में या प्रत्यंतर दशा के रूप में हो सकता है राहु या केतु। तब ऐसी स्थिति अक्सर सुनने में आती है। जिन लोगों के ऊपर अक्सर हम देखते हैं वो उनको लेकर जाते हैं वहाँ पर किसी ओझा के पास या किसी जहाँ पर झाड़ा वगैरह करते हैं, और वो उन लोगों की ऐसा लगता है हरकतें भी अजीब सी होती हैं कुछ ये वो। तो उनकी चल रही दशा में या जब उनकी ये प्रॉब्लम हुई तब चल रही दशा में राहु केतु का जो है अवश्य वहाँ पर जो है देखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि कृष्णमूर्ति पत्ति के अनुसार जो भी हम विषय देख रहे हैं, जो ग्रहों की स्थिति देख रहे हैं, जो दशा की स्थिति देख रहे हैं, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चलती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन, शिक्षा, विवाह, संतान, धन, छोटे या बड़े भाई बहन, घर, भूमि, वाहन, शेयर, लॉटरी, रोग, शत्रु, कोर्ट केस, व्यापार, पार्टनर आदि, मतलब कि काफ़ी प्रकार के जो लगभग हर प्रकार के जो प्रश्न हैं उसको हम हर प्रश्न को विषय के अनुसार देखते हुए उसका बहुत अच्छे तरीके से कुंडली में हम विश्लेषण और फिर उसकी काउंसलिंग हम कर सकते हैं। तो जैसे कि कुंडली शास्त्र में फलादेश के बारे में जानने से पहले जैसे मैंने आपको 1 से 12 भावों के विषय में बताया कि कौन सा भाव किस किस विषय के लिए देखा जाता है, तो ये हालांकि आगे के विषय हैं जैसे जैसे हम करेंगे। तो यहाँ तक आप में से किसी का प्रश्न है या मैं लेसन की तरफ बढ़ूँ? और आपको मैंने लेसन भी दिए हैं PDF जैसे,
तो हम शुरुआत करें फिर आगे। जी जी कर सर। सकते हैं। जी। जी यस सर। सर। अब देखिए, यदि मैं बात करूं, यदि मान लीजिए कोई बिल्कुल ही फ्रेशर आता है, फ्रेशर मतलब जिसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं है, वो नहीं जानता, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारे ग्रह हैं, 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह, सूर्य चंद्र मंगल, बुध गुरु शुक्र शनि, राहु और केतु छाया ग्रह, शैडो प्लैनेट। तो सबसे पहले तो इनके विषय में हमें मालूम हो, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु ये पता होने चाहिए। फिर हमें 12 राशियों के विषय में पता हो। 12 राशियों के विषय में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें ये पता हो कि ये मेष है, ये वृषभ है, ये मिथुन है, ये करक है, ये सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, यानी कि लगन में जिस नंबर की राशि हो तो हमें पता हो कि वो लगन कौन सी राशि का उदित हुआ है। और 27 नक्षत्र, हालांकि 27 नक्षत्र ज़रूरी नहीं है कि इनके विषय में हमें याद हो हर नक्षत्र का, तो फिर भी जो 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशीर्ष आद्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा, तो 27 के 27 नक्षत्र के बारे में हमें मालूम हो, याद चाहे हमें सालों साल में ना हो, उसकी कोई चिंता नहीं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि छाया ग्रहों को मिलाकर 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, इन्हीं के द्वारा ही हमने जो है कार्यों को करना है। अब जिस प्रकार यहाँ पर मेष लगन है, तो मेष लगन 0 डिग्री से शुरू होगा, 30 डिग्री की हर राशि होती है, तो 30 और ये 12 राशियाँ, 12 गुना 30, 360 डिग्री। तो डिग्रियों की बहुत यहाँ पर उपयोगिता है, जो हम मतलब डिग्री वाइज हम देखते हैं। अब जैसे ये मेष 30 डिग्री, वृषभ 30, मिथुन 30, तो 12 मीन तक जो है 12 गुना 30, 360 डिग्री। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर मैं ये नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ, हालांकि इनके विषय में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। जैसे आप देख रहे हैं कि सूर्य मकर राशि में, ये आप देख रहे हैं 19, और ये डिग्री का साइन है, 0 ये मिनट का साइन है, फिर ये डिग्री मिनट सेकंड्स, हिंदी में इसको हम बोलते हैं अंश, डिग्री को अंश, मिनट को कला, और ये जो सेकंड्स हैं इसको हम बोलते हैं विकला, अंश कला विकला, डिग्री मिनट सेकंड्स, जो कि आप देख सकते हैं मैंने पहले लेसन में दिया भी है। और इसके अलावा पहले लेसन में मैं यहाँ पर लेसन भी खोल लेता हूँ। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, तो यहाँ पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि फाइल सेक्शन है, फाइल सेक्शन में तो ये यहाँ पर ये फाइल्स हैं, और जैसे कि पहला लेसन, तो यहाँ पर जो ये जानकारियाँ दी हैं ये बिल्कुल स्टार्टिंग है। और उसके बाद जैसे कि मैं आपको बता रहा था, तो आप ये टेबल देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, ये जो टेबल है इसको आप एज ए स्क्रीनशॉट भी आप अपनी गैलरी में रख सकते हैं, जिससे कि यदि मान लीजिए जैसे कि अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशीर्ष आद्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा शततारका पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती। तो लेसन 1 है, तो इसमें ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 1 से लेकर 27 नक्षत्र सभी दिए हैं और इनके स्वामी ग्रह दिए हैं।
आपको मैं ये भी बता दूं कि विषुवंतरी दशा का जो क्रम है केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध इस प्रकार से है। तो हर ग्रह के जो दशा अवधि है केतु के 7 वर्ष, यानी कि यदि किसी को केतु की महादशा शुरू होती है तो 7 वर्ष तक चलेगी, शुक्र की महादशा शुरू होती है तो 20 वर्ष, सूर्य की महादशा शुरू होती है तो 6 वर्ष, चंद्र की महादशा शुरू होती है तो 10 वर्ष, मंगल की 7, राहु की 18, गुरु की 16, शनि के 19 वर्ष और बुध के जो है 17 वर्ष। इस प्रकार से जो है ये दशा अवधि होती है। अब जो एक मैं आपको लेसन और दूंगा जो आगे बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, हर ग्रह को ये दशा वर्ष इस प्रकार से क्यों मिले हैं। केतु को 7 मिले हैं तो 7 से अधिक क्यों नहीं मिले, शुक्र को 20 मिले हैं, सूर्य को 6 मिले हैं तो इससे अधिक या इससे कम, मतलब इनको जो ये दशा वर्ष मिले हैं उसका आधार क्या है। तो वो उसमें मैंने जो है एक बहुत ही विद्वान एस्ट्रोलॉजर एंड्रयू दत्ता, उनका मैंने जो है एक आर्टिकल था उनका जिसका मैंने हिंदी रूपांतरण किया था, तो वो वहाँ पर है। तो पूरा विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार से जो हैं ग्रहों को दशा वर्ष मिले हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो अवश्य आप जो है पढ़िएगा। अब देखिए, यदि यहाँ पर जैसे आप ये दशा ये देख रहे हैं विषुवंतरी दशा का क्रम, तो केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर में जैसे कि ये अभी, क्योंकि मैं अभी तो ये आपको बता रहा हूँ कि जब हम ग्रहों के कारेश भाव या प्लैनेट सिग्निफिकेटर का जब हम टेबल खोलते हैं तो उसमें भी ये इसी प्रकार से है, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। और ये तरीका सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु से ज़्यादा सही है। वो इसलिए कि यदि मान लो किसी महादशा में, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राहु में शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो राहु महादशा को हम देख रहे हैं, शनि अंतर्दशा चल रही है। अब शनि के बाद बुध की चलेगी तो हमें ये पता लग जाएगा कि इस दशा में अंतर्दशा में ये भाव एक्टिव हैं, उसके बाद ये वाली में ये भाव एक्टिव होने जा रही हैं। अगर किसी को मान लो शुक्र की दशा चल रही है, उसके बाद मान लो सूर्य की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा, तो ये माध्यम देखने का तरीका जो है ज़्यादा सही है कि हमें पता चलता है कि शुक्र जो है ये दे रहा है सूर्य, उसके बाद जो आएगा ये दे रहा है, उसके बाद चंद्र आएगा ये दे रहा है। तो ये दशा क्रम के हिसाब से इसमें दिया हुआ है। हालांकि इस टेबल को भी हम आगे जो है समझेंगे। अब यहाँ पर और मुख्य जो जानकारी है, जैसा कि आप वहाँ पर लेसन में भी देख सकते हैं, जो मैंने लेसन दिए हैं उसमें 1 से 12 राशियों को ना 3 विभागों में बांटा हुआ है, मेष वृषभ मिथुन कर्क, यानी कि 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, तो ये 120 डिग्री बना। उसके बाद 5 6 7 8 सिंह कन्या तुला वृश्चिक 120 डिग्री, उसके बाद धनु मकर कुंभ मीन 120 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पर जो 4 राशियाँ हैं वो यदि आप देखें तो इनके 3 विभाग बने और हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, तो 12 राशियाँ हैं, तो 12 को यदि हम 2.25 से गुना करें तो 12 2 24 और 12 गुना 2 24 और 0.25 को हम करें तो 3, तो इक्वल टू 27 बनेगा। अब ये जो विभाग हैं इसका भी बहुत महत्व है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप कोई भी चार्ट किसी का बनाएं, किसी भी सॉफ्टवेयर पर बनाएं, आपको हर ग्रह और 1 से 12 भाव, हर ग्रह किस राशि किस नक्षत्र किस उपनक्षत्र में है ये पता चलता है, और 1 से 12 भाव, हर भाव किस राशि किस नक्षत्र किस उपनक्षत्र। तो ये कैसे पता चलेगा ग्रह का कि सूर्य किस राशि किस डिग्री में है,
उसका नक्षत्र उपनक्षत्र पता चलता है। इसी प्रकार से भाव किस राशि किस डिग्री में है उससे हमें उसके नक्षत्र उपनक्षत्र का पता चलता है। तो यहाँ पर, और ये तो बिल्कुल जैसे नॉर्मल जानकारी है कि हर नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन से हैं, उसके बाद जो राशियां हैं उनके स्वामी ग्रह कौन से हैं, और इसके अलावा ये जानकारियाँ कि अग्नि पृथ्वी वायु जल, तो इसको भी मैं आपको यहाँ पर एक बार क्लियर कर देता हूँ कि यदि मेष लगन से हम गिन रहे हैं तो अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल। तो इस प्रकार से हम इसको मेष से अग्नि, वृषभ अग्नि पृथ्वी वायु जल, तो कॉन्टिन्यूसली अग्नि पृथ्वी वायु जल। इसी प्रकार से जैसे मेष है तो ये चर लगन, ये स्थिर, ये द्विस्वभाव। चर लगन यानी कि चलायमान, स्थिर यानी कि जिनमें स्थिरता है, द्विस्वभाव यानी कि डुअल नेचर। तो स्वभाव भी उसी प्रकार से होता है, इसको भी आगे बताऊंगा। चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। और उसके अलावा यहाँ पर ये दिशा दी हैं, इसको भी मैं आगे आपको जो हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है उसमें इसको ब्रीफली बताऊंगा। और ये कुछ राशि मतलब नक्षत्रों के बारे में कुछ जानकारियाँ दी हैं, तो ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले ज़रा हम लेसन 2 की तरफ मुझे जाना होगा, क्योंकि बिल्कुल ही मैं प्रारंभिक जानकारी अभी दे रहा हूँ। तो लेसन 2 की तरफ तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था कि फाइल सेक्शन में जाकर हम, अब जैसे मैंने यहाँ पर सेकंड लेसन खोल रहा हूँ, तो ये मेरा इसलिए दिखाने का मकसद है कि अभी मैं बिल्कुल पहले विषय की तरफ ही जाऊँगा। तो अभी जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि मेष से लेकर मीन तक 4 राशियों के जो हमने विभाग बनाए, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, ये पहला विभाग है। उसके बाद दूसरा विभाग है सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। उसके बाद तीसरा विभाग है धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकली आपको समझने के लिए मिलेगा। देखिए, जैसे कि हम मेष से शुरू होते हैं, अब मेष जो राशि है वो 30 डिग्री की है, तो 0 डिग्री से शुरू हुई और यहाँ पर 30 डिग्री पर ख़त्म। तो मेष राशि में जैसे कि हमें मालूम है कि हर राशि जो है वो 30 डिग्री की है। तो अब मेष के अंतर्गत 2.25 नक्षत्र आते हैं। पहले अश्विनी नक्षत्र आता है, फिर भरणी नक्षत्र आता है, फिर कृतिका आता है। अब ध्यान दीजिएगा, मेष में यदि अश्विनी नक्षत्र जिसका स्वामी केतु है, हर नक्षत्र की जो वैल्यू होती है वो 13 डिग्री 20 कला होती है। देखिए, यदि थोड़ा सा यहाँ पर मैथ की तरह यदि हम देखें, मैथ्स की तरह से, तो मेष राशि है 0 से 30 डिग्री, यानी कि 0 से 30 डिग्री। केतु का नक्षत्र है 13 डिग्री 20 कला। तो जब मेष राशि में केतु का नक्षत्र आया तो 13 डिग्री 20 जगह की जगह भर गई। उसके बाद भरणी नक्षत्र आया, भरणी नक्षत्र भी 13 डिग्री 20 है, तो 13 डिग्री 20 प्लस 13 डिग्री 20, 26 40 बन गया। 13 प्लस 13 26 और 20 प्लस 20 40। तो मेष में अश्विनी नक्षत्र पूरा आ गया, भरणी नक्षत्र भी पूरा आ गया। तो मेष में 26 40 तक अश्विनी और भरणी, यानी कि 26 डिग्री 40 तक केतु शुक्र के नक्षत्र आ गए, जबकि मेष 30 डिग्री तक की राशि है। अब 30 डिग्री में
26 डिग्री 40 तक का हिस्सा 2 नक्षत्रों से भर गया, तो बाकी कितना बचा हुआ हिस्सा रह गया? 3 डिग्री 20 रह गया ना। तो तीसरा नक्षत्र जो है कृतिका का, ये भी तो 13 डिग्री 20 का है पूरा, और इसका 3 डिग्री 20 का हिस्सा मेष में आया, और ये पूरा कंप्लीट हो गया 30 डिग्री तक। 13 डिग्री 20 प्लस 13 डिग्री 20 प्लस 3 डिग्री 20, तो पूरा 30 डिग्री हो जाएगा। तो कृतिका का जो बाकी का हिस्सा है 10 डिग्री का, वो वृषभ राशि में चला गया। तो इसलिए तो कृतिका का जो है आप देखें यहाँ पे 0 डिग्री से 10 डिग्री तक। उसके बाद वृषभ में रोहिणी नक्षत्र जो है पूरा 13 डिग्री, तो 10 डिग्री में 13 डिग्री 20 जमा किया 23 डिग्री 20। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि मान लीजिए हमारे पास एक अलमीरा है और उसमें जो मतलब जो उसमें बॉक्स बने हुए हैं, यदि उसमें हम कोई छोटे बॉक्स फिलअप कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से हमारे उसमें कबर्ड्स बने हुए हैं, तो जितनी जगह मतलब उसकी एक बनेगी उतना ही आएगा। यदि उसका मान लो साइज़ इतना है तो उतना ही आएगा, दूसरे का उतना ही साइज़ है उतना आएगा, तीसरे का उतना ही साइज़ है उतना आएगा। तो जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है वो नेक्स्ट अलमीरा में या नेक्स्ट उसमें जाएगा। तो उस तरीके से है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जब 27 नक्षत्रों को हम मेष से लेकर मीन तक समाहित करते हैं, जब हमें मालूम है कि हर राशि 30 डिग्री की होती है, तो 30 डिग्री में 2.25 नक्षत्र आते हैं। हर नक्षत्र की वैल्यू 13 डिग्री 20 है। 13 डिग्री 20 जमा 13 डिग्री 20 26 डिग्री 40, और 26 डिग्री 40 में यदि 3 डिग्री 20 करते हैं तो पूरा 30 डिग्री। उसके बाद जो नक्षत्र की जो बचा हुआ हिस्सा है वो अगली अलमीरा में चला गया। अब यहाँ पे आप देखिए कृतिका का बचा हुआ 10 डिग्री का हिस्सा यहाँ पर आया, रोहिणी का पूरा हिस्सा आ गया। तो मृगशीर्ष का जो है सिर्फ और सिर्फ 7 डिग्री समथिंग का हिस्सा यहाँ आया, और 6 डिग्री समथिंग का हिस्सा जो है मिथुन राशि में चला गया। यहाँ देखिए, और मिथुन राशि में फिर आद्रा नक्षत्र, क्योंकि 6 डिग्री 40 में 13 डिग्री 20 जमा करेंगे तो 13 जमा 6 19, और 40 में 20 जमा करेंगे तो पूरा वो हो गया ना। 60 के बाद जैसे 1 मिनट हो जाता है, तो 19 प्लस 1 20, ये यहाँ 20 हो गया। और फिर पुनर्वसु का, क्योंकि मिथुन राशि में सिर्फ अब 10 डिग्री का हिस्सा बचा, तो पुनर्वसु का 10 डिग्री का हिस्सा यहाँ आया 20 से 30, और उसका जो 3 डिग्री 20 का बचा हुआ हिस्सा है वो अगली कर्क राशि में चला गया। अब इसी तरह से जब हम नक्षत्रों को समाहित करते जाएंगे, तो इसी तरह से हमारे ये इस प्रकार से डिग्री वाइज टेबल बनेंगे। हालांकि यदि आप देखेंगे कि मैंने जो टेलीग्राम के ऊपर भी इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर बड़े, आप यदि देखें तो यहाँ पर इसको मैंने क्लियर किया है। कहने का मतलब ये है कि मेष राशि 30 डिग्री की है, अब उसमें हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 का है, तो 3 करेंगे तो वो तो उससे भी आगे चला गया 40 डिग्री तक, है ना। तो इसलिए 30 डिग्री में जहाँ हमारे नक्षत्र पूरे होंगे तो नक्षत्र का बचा हुआ हिस्सा अगली राशि में चला जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको बड़े अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है, और यहाँ पर भी मैंने इस तरह से समझाने की कोशिश की है। इसका मैं अलग से भी वीडियो है वो भी दूंगा। हालांकि जो हमारी ऑनलाइन क्लास का वीडियो है ये भी आपके पास आएगा YouTube में। अब आप सोचेंगे कि इसका हमें क्या फ़ायदा है, ये जो टेबल्स हैं इनका हमें क्या फ़ायदा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, और इन तीनों टेबल का एक मैंने छोटा टेबल बना दिया। वो तीनों टेबल इस छोटे टेबल में समाहित हैं। यानी कि मेष से लेकर मीन तक कोई ग्रह जिस राशि में जिस डिग्री पर होगा
उसका नक्षत्र यहाँ से भी पता चलेगा। इसके बाद एक और मैंने टेबल बनाया है, वो आगे के लेसन में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको हमें समझना है ये किस प्रकार से है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हर ग्रह है और ये इसका नक्षत्र स्वामी है। तो सूर्य शनि की राशि में है तो नक्षत्र चंद्रमा किस प्रकार से बना, ये हमें पता चलेगा कि सूर्य शनि की राशि में कितने डिग्री पर है तो नक्षत्र स्वामी चंद्रमा कैसे बना। ये देखिए सूर्य मकर में 19 डिग्री पर है, तो मकर राशि में 19 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए हमारे ये टेबल है, तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। तो ये मकर का हिस्सा है 0 डिग्री से 30 डिग्री और सूर्य वहाँ पर 19 डिग्री पर है। तो 19 डिग्री का हिस्सा यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है यदि देखें, आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 0 से 10 डिग्री, ये 10 डिग्री से 23 डिग्री, 20 से 23 डिग्री, 20 से 30 डिग्री। तो सूर्य मकर राशि में 19 डिग्री पर है, तो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना। यहाँ पर यानी कि सूर्य मकर राशि में आज 19 डिग्री मतलब जो वो चार्ट दिखाया आपको मकर राशि में 19 डिग्री पर है, यानी कि वो श्रवण नक्षत्र में है स्वामी चंद्र। आप देखिए सूर्य मकर 19 डिग्री, श्रवण नक्षत्र चंद्र। चंद्रमा मिथुन राशि में 10 डिग्री 39, नक्षत्र स्वामी है राहु। चंद्रमा मिथुन में 10 डिग्री 39, तो मिथुन राशि की तरफ चलें। अब चंद्रमा मिथुन राशि में 10 डिग्री 39। अब देखिए ये हिस्सा 6 डिग्री 40 से 20 डिग्री है, तो 10 डिग्री 39 कहाँ आया, यहीं आया ना, आद्रा, राहु। तो ये जो 3 टेबल है, यदि इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर रखते हैं, पहले तो इन टेबल्स को आपको देखना आए, उसके बाद मैं कहूँगा कि यदि आप सिंगल इस टेबल को भी स्क्रीनशॉट रखेंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि चंद्रमा हमने क्या देखा था, चंद्रमा मिथुन राशि में 10 डिग्री 39, ठीक है। तो ये है मेष, ये है वृषभ, ये है मिथुन। मिथुन 0 डिग्री से ये 30 डिग्री, तो मिथुन में 10 डिग्री 39 ये हिस्सा, ये है राहु, तो नक्षत्र स्वामी राहु। अब मेरा ये टेबल आपको जो मैंने, यानी कि कोई भी ग्रह किसी की कुंडली में, मान लीजिए कोई भी ग्रह किसी की कुंडली में यदि मेष राशि में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 के बीच में है तो वो केतु के नक्षत्र में हुआ। 13 डिग्री 20 से 26 डिग्री 40 के बीच में है तो शुक्र के नक्षत्र में हुआ मेष राशि में। यदि वो मान लीजिए कर्क राशि में 15 डिग्री पर है तो वो पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में हुआ। क्यों? क्योंकि कर्क राशि में 15 डिग्री का हिस्सा यहाँ पर आ रहा है, 3 डिग्री 20 से 16 डिग्री 40, ठीक है, शनि। अब कर्क में 15 डिग्री आप देख रहे हो यहाँ शनि, तो यहाँ छोटे टेबल में देखिए कर्क में 15 डिग्री, ये है कर्क 0 डिग्री से 30 डिग्री और 15 डिग्री का हिस्सा इसके बीच आ गया, ये है शनि। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने टेबल दिया है इसमें मैंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये भी लिखे हैं, तो इनकी अपनी महत्ता है। कुछ छोटे इवेंट्स देखने के लिए इस टेबल का उपयोग करके गोचर को आगे बढ़ाना, लगन को आगे बढ़ाना, चंद्र को आगे बढ़ाना, सूर्य को आगे बढ़ाना, इस टेबल की सहायता ली जाती है। तो इस टेबल का ट्रांजिट के तौर पर बहुत बड़ा उपयोग है। उसके अलावा कोई ग्रह किसी राशि में जिस डिग्री पर होगा तो उसका नक्षत्र स्वामी कौन होगा ये भी पता चलता है। और ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई इसलिए क्योंकि सूर्य जो है मेष राशि में
13-14 अप्रैल को प्रवेश करता है। 13-14 अप्रैल को जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो पहले वो केतु के नक्षत्र में जाता है। सूर्य रोज़ 1 डिग्री आगे बढ़ता है, तो 13.25 दिन वो केतु के नक्षत्र में रहेगा। उसके बाद मेष राशि में ही सूर्य जब ये 13 डिग्री 20 को पार कर लेगा फिर शुक्र के नक्षत्र में जाएगा, वहाँ भी वो 13.25 दिन रहेगा, यानी कि 26 डिग्री 40 तक। उसके बाद सूर्य जो है मेष राशि में फिर आगे अपने ही नक्षत्र में जाएगा, जहाँ पर वो 3.25 दिन रहेगा। यहाँ 3.25 दिन रहने के बाद सूर्य मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जाएगा। तो यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क सूर्य का गोचर ऐसे चलेगा, नक्षत्र ऐसे चलेंगे। और ये विषमत्री दशा का क्रम है। केतु, शुक्र, सूर्य, सूर्य, चंद्र, मंगल, मंगल, राहु, गुरु, गुरु, शनि, बुध। तो इसके भी अलग से मैंने वीडियो बनाए हैं, वो भी अलग से भेजूंगा, बाकी इसमें भी आपको क्लियर होगा। हालांकि अभी सिर्फ आपको मेरा ये बताने का मकसद है कि कोई ग्रह जब हम, क्योंकि देखिए कृष्णामूर्ति पत्ति में जब हम कहते हैं कि जैसे सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो जिस ग्रह के नक्षत्र में है, मतलब सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, जैसे यहाँ पर आप देखें सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है, तो यहाँ पर आप देखें सप्तम भाव तुला राशि 10 डिग्री 19 और सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु, और गुरु जो है मीन राशि में 12 डिग्री, तो शनि के नक्षत्र में, तो मीन राशि 12 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखते हैं मीन राशि 12 डिग्री, ये रही मीन राशि और इसमें 12 डिग्री हमने, तो यहाँ पर ये हिस्सा हुआ नक्षत्र शनि। तो हमने क्या देखा था, सप्तम का उपनक्षत्र गुरु शनि के नक्षत्र में, तो इसका मतलब ये है कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु जो है शनि के अधीन होकर फल देगा। यहाँ पर ये जो 3 टेबल हैं, हर ग्रह जिस राशि में जिस डिग्री पर हो तो उसका नक्षत्र स्वामी पता चलता है उस टेबल के द्वारा। 1 से 12 भाव, जैसे यहाँ पे हम अभी मैंने आपको बताया कि सप्तम, अब देखिए यहाँ पर सप्तम भाव है, सप्तम भाव तुला राशि 10 डिग्री 19 कला, नक्षत्र राहु, तो यानी कि सप्तम भाव तुला राशि 10 डिग्री 19 कला। तो यहाँ हम टेबल में देख सकते हैं सप्तम भाव तुला राशि 10 डिग्री 19, ये रही तुला, और 10 डिग्री 19 ये रहा, तो नक्षत्र राहु, यानी कि भाव की राशि डिग्री से भी हमें उसके नक्षत्र का पता चलता है। तो और यहाँ पर भी सप्तम भाव तुला राशि 10 डिग्री 19, तो 6 डिग्री 40 से 20 डिग्री ये। यहाँ तक आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई पॉइंट हो? तर जी अगर मेन में 16 डिग्री 40 मिनट बताया हो तो कहाँ पे आएगा, शनि या बुध में आएगा? देखिए 16 डिग्री 40 शनि आएगा। 16 डिग्री 40 जब प्लस होगा, हाँ, प्लस 16 डिग्री 16 डिग्री 41 40 मिनट से, हाँ मतलब 16 डिग्री 40 तक आ गया ना वहाँ, अंश कला विकला। 16 डिग्री 40 00, 16 डिग्री 40 01, तो वो बुध पर चला जाएगा यहाँ, क्योंकि ये देखिए 16 डिग्री 40 यानी वहाँ पर 40 तक है, और 16 डिग्री 40 00 अंश कला विकला है ना, डिग्री मिनट सेकंड, तो 16 40 और विकला मान लो कुछ हो तो फिर वो बुध पर चला गया ना, क्योंकि 00 तक वहाँ है। 16 40 से आगे बुध। क्लियर हुआ? जी अभी यहाँ पे तीसरा लेसन भी मैं बोलता हूँ, हालांकि ग्रहों के कार्य
लेसन 5 खोल रहा हूँ मैं सीधा, क्योंकि जो टेबल मैं आपको समझा रहा हूँ ना वो इस लेसन से आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। और हम तो अपनी ये 4 उंगलियों पर गणना कर लेते हैं। कैसे? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 5 9 अग्नि तत्व, 2 6 10 पृथ्वी तत्व, 3 7 11 वायु तत्व, 4 8 12 जल तत्व। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। 1 5 9 जैसे यहाँ पे आप देख 1 5 9 ये अग्नि तत्व की राशि है। 2 6 10 पृथ्वी तत्व, 3 7 11 वायु तत्व, 4 8 12 जल तत्व। अब के यहीं पर हम देख लेते हैं केतु, शुक्र, सूर्य, सूर्य, चंद्र, मंगल, मंगल, राहु, गुरु, गुरु, शनि, बुध। केतु, शुक्र, सूर्य, सूर्य, चंद्र, मंगल, मंगल, राहु, गुरु, गुरु, शनि, बुध। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि हमारे हाथ की उंगलियों में 12 रेखाएं होती हैं, जो आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं। ये कितनी उपयोगी हैं तो इसके बारे में आपको मैंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो विंशोत्तरी दिशा के क्रम से जो ये स्थिति है ये भी, और ये जैसे देखिए अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ मेष लिखा है, यहाँ सिंह लिखा है, यहाँ धनु लिखा है। देखिए मेष के अंतर्गत केतु, शुक्र, सूर्य के नक्षत्र आते हैं। यदि आप देखें सिंह के अंतर्गत भी केतु, शुक्र, सूर्य के नक्षत्र आते हैं। धनु के अंतर्गत भी केतु, शुक्र, सूर्य के नक्षत्र आते हैं। यदि आप वो 3 टेबल देखें, ये देखिए मेष, केतु, शुक्र, सूर्य। अब सिंह की तरफ आ जाएं, सिंह, केतु, शुक्र, सूर्य। धनु की तरफ आ जाएं, धनु, केतु, शुक्र, सूर्य। तो ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। मेष, सिंह, धनु में सीधी सी बात है, ये मेष राशि आप गिने 0 से 30 डिग्री, सिंह राशि 0 से 30 डिग्री, धनु राशि 0 से 30 डिग्री। मेष, सिंह, धनु में, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि में कोई भी ग्रह मान लीजिए 5 डिग्री पर हो तो इस विभाग में केतु के नक्षत्र में होगा, चाहे मेष राशि हो, चाहे सिंह हो, चाहे धनु हो। मेष, सिंह, धनु राशि में कोई भी ग्रह 20 डिग्री पर हो तो वो शुक्र के नक्षत्र में हो। कोई भी ग्रह 28 डिग्री पर हो तो सूर्य के नक्षत्र में होगा। वृषभ, कन्या, मकर। वृषभ 0 से 30, कन्या 0 से 30, मकर की 0 से 30। वृषभ, कन्या, मकर में सूर्य, चंद्र, मंगल के नक्षत्र आते हैं। मिथुन, तुला, कुंभ में मंगल, राहु, गुरु के नक्षत्र आते हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन में गुरु, शनि, बुध के नक्षत्र आते हैं। तो यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन में कोई भी ग्रह यदि 15 डिग्री पर है तो वो शनि के नक्षत्र में हुआ, क्योंकि 3 डिग्री से 20 से 16 डिग्री 40 तक का मतलब इतने डिग्री से इतने डिग्री तक वो शनि के नक्षत्र में। तो यहाँ पर आप जैसे मैंने बताया कोई ग्रह जिस राशि में जिस डिग्री पर हो उसके नक्षत्र स्वामी का हमें इस टेबल से पता चलता है। अब इसके बाद, और यहाँ पे मैंने ये बिल्कुल आपको बड़े आसान ढंग से मैंने समझाया है। पहली लाइन में अग्नि तत्व की राशियाँ, दूसरी लाइन में पृथ्वी तत्व की राशियाँ, तीसरी लाइन में वायु तत्व की, चौथी लाइन में जल तत्व। और यहाँ पर मैंने ये भी बताया है कि कोई ग्रह मान लो सूर्य वृषभ में 5 डिग्री 53 पर है तो नक्षत्र स्वामी सूर्य यानी अपने ही नक्षत्र में होगा। चंद्र कन्या में यदि 5 डिग्री 58 पर हो तो वह सूर्य के नक्षत्र में। मंगल मेष राशि में 3 डिग्री 59 पर हो तो केतु के नक्षत्र में। तो ये बिल्कुल वो टेबल की सहायता से आप जब बार बार इन टेबल्स को देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। और इसको भी मैं इस टेबल को भी आपको बताऊंगा। अब देखिए ये जो टेबल है ये उससे एडवांस टेबल है। वहाँ पर हमें कोई ग्रह किसी राशि में जिस डिग्री पर उसके नक्षत्र का पता चलता था, यहाँ पर हमें
कोई ग्रह किसी राशि में जिस डिग्री पर हो, राशि, नक्षत्र, उपनक्षत्र तीनों पता चलते हैं। इस टेबल का यदि आप स्क्रीनशॉट लेके अपने गैलरी में रख लेंगे, और मान लीजिए कोई ग्रह यदि देख रहे हैं, सूर्य मकर राशि में 19 डिग्री, राशि स्वामी शनि, नक्षत्र चंद्र, उपनक्षत्र बुध, शनि चंद्र बुध, ये याद रखिए, सूर्य मकर 19 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए मकर राशि कहाँ है, ये रही, तो मकर में 19 डिग्री, तो मकर का स्वामी शनि, 19 डिग्री का हिस्सा यहाँ आया, तो शनि नक्षत्र चंद्र, और यहाँ पर 19 डिग्री देखें, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सूर्य मकर राशि में 19 डिग्री, शनि चंद्र बुध। अब यहाँ पर देखें, ये शनि, ये चंद्र, और 19:40 तक ये बुध, 19:40 तक। कोई और को देख लें, शुक्र कुंभ राशि में 13 डिग्री 32, कुंभ राशि में 13 डिग्री 32, शनि राहु बुध, तो शुक्र कुंभ राशि में 13 डिग्री 32, ये रही कुंभ राशि। अब कुंभ राशि में ये देखिए, ये कुंभ राशि 13 डिग्री 32 का हिस्सा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो कुंभ का स्वामी शनि, शनि राहु, और 13 डिग्री 32 बुध, क्योंकि 14, 26, 40 तक है। तो शुक्र कुंभ राशि में 13 डिग्री 32, शनि राहु बुध, राशि स्वामी शनि, नक्षत्र राहु, उपनक्षत्र बुध। तो ये टेबल से हमें पता चलता है। ये टेबल बहुत उपयोगी हैं, छोटी छोटी घटनाओं को या बड़ी घटनाओं को देखने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं, हम इनका उपयोग करेंगे। और आपको मैं ये बता दूं कि आज जो सिर्फ मेरा जो करवाने का मतलब था कि आपको सिर्फ इतना पता चले कि हर ग्रह का नक्षत्र स्वामी या उपनक्षत्र स्वामी या 1 से 12 भावों का नक्षत्र उपनक्षत्र, वो हमें उन टेबल से पता चले। यानी कि हर ग्रह की हमें राशि डिग्री देखनी आनी चाहिए, भाव की। तो मुख्य तौर पर यही मेरा जो है करवाने का आज के इन लेसन्स में ये, और कुछ मैंने जो प्रारंभिक जानकारियाँ दी आपको, तो उनको भी हम जो है आगे किस प्रकार से हम उसको व्यवहारिक रूप में लाते हैं उनको भी हम समझेंगे। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ? बाकी जब मैं वीडियो लेसन भेजूंगा और क्लियर होगा और अच्छे से पता चलेगा। और देखिए ये जो टेबल्स हैं, ये टेबल्स इतने उपयोगी हैं कि जैसे मान लो कुछ दिनों में कोई घटना घटने को हो तो इनका उपयोग करते हैं। क्योंकि यदि आपने ध्यान दिया हो उन टेबल में मेष से लेकर मीन तक, तो यदि अभी जैसे मान लीजिए अभी क्या लगन चल रहा है, अभी मेष लगन चल रहा है 6 डिग्री 51 कला, ठीक है। तो मेष के बाद वृषभ आएगा। अब मैं उस टेबल पर मेष 6 डिग्री 51 पर टिक मार्क कर देता हूँ। तो मेष के बाद वृषभ आएगा, वृषभ के बाद मिथुन आएगा। तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कोई घटना कुछ घंटों में होने वाली हो, या मैं किसी चीज़ के इंतज़ार में हूँ, तो ऐसे में मैं रूलिंग ग्रहों का उपयोग करता हूँ, लेकिन उसमें अर्ज जो है स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं किसी के इंतज़ार में हूँ, तो मैंने देखा कि अभी तक नहीं आए, तो मैंने रूलिंग ग्रह लिए। अब मेष के बाद वृषभ आएगा। अब टाइम भी देखिए 9:23 रात के हो गई। मेष के बाद वृषभ आएगा। मेष अभी 6 डिग्री चल रहा है, 30 डिग्री तक, यानी कि काफ़ी समय हो जाएगा। और फिर वृषभ आएगा। अगर रूलिंग ग्रहों में वृषभ आ रहा है, जो हम रूलिंग ग्रह लेते हैं, और मैं किसी के इंतज़ार में हूँ,
और यदि मान लो कि वृषभ जो है स्वामी शुक्र, और मान लो किसी के इंतज़ार में हूँ, कोई रिलेटिव है और वो शुक्र से संबंधित है, महिला है, शुक्र से संबंधित है और रूलिंग ग्रहों में शुक्र आ रहा है, तो इसका मतलब वो वृषभ लगन में आ सकते हैं। और अगर वृषभ का स्वामी शुक्र रूलिंग ग्रहों में नहीं आया तो वृषभ लगन में नहीं आएंगे, और उसके बाद तो इतनी रात्रि में फिर कोई नहीं आएगा, तो इसका मतलब फिर आज मैं इंतज़ार ना करूँ तो वो अच्छी बात है। कभी जैसे हम कोरियर का इंतज़ार करते हैं, किसी पार्सल का इंतज़ार करते हैं, या कुछ दिनों में कोई घटना होने वाली होती है, तो इस टेबल का यदि दिन में इस्तेमाल करते हैं तो हम लगन को बढ़ाते हैं। पहले 7 दिन में इस्तेमाल करते हैं तो हम जैसे डेज़ होते हैं, वीक डेज़, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। यदि वीक डेज से ज़्यादा दिन हो जाएं तो फिर हम चंद्र का जो नक्षत्रों का पहला चक्कर होता है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से ये कई स्थितियां हैं जिसमें हम इनको अच्छे से आगे समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है, कोई ग्रह किसी राशि में जिस डिग्री पर हो उसका नक्षत्र स्वामी क्या है ये हमने समझना है, और उसका उप नक्षत्र स्वामी क्या है ये हमने समझना है, दैट्स इट। उसके बाद हम आगे के विषय की ओर बढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जी Yes. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको वैसे वैसे जी ठीक है। जी सर। तो समय भी काफ़ी हो गया, तो आज के लिए फिर इतना ही। ठीक है सर, सभी को शुभ थैंक यू रात्रि, सर। थैंक यू। नमस्कार, प्रणाम, गुड नाइट। गुड नाइट।